यहाँ बार बार प्रसाद और पटेल की दोस्ती का जिक्र आ रहा है। कब हुई इसकी शुरुआत? साल था 1923, जगह थी नागपुर और वजह थी झंडा आंदोलन। इस झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। राजेंद्र प्रसाद इसमें शिरकत करने पहुंचे। उस दौर की स्मृतियों को उन्होंने अपनी आत्मकथा में इन शब्दों में बयान किया है। यूं तो सरदार से मुलाकात थी ही, पर नागपुर में ही उनसे वह घनिष्ठता हुई जो मेरे जीवन की सबसे सुखद स्मृतियों में एक हमेशा बनी रही। वहीं मेरे दिल में उनकी कार्यकुशलता, गंभीरता, नेतृत्व शक्ति के प्रति महान आदर उत्पन्न हुआ। और ये आदर, ये जुगलबंदी दिसंबर 1950 में पटेल की मौत तक जारी रही। संविधान सभा की बहसों के दौरान इसने नई मजबूती पाई। इस मजबूती के दो बड़े कारक थे, दो बड़ी वजहें, दो घटनाएं। एक सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और दूसरा हिंदू कोड बिल। नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी और यह है thelalantop.com के पॉलिटिकल किस्सों की खास सीरीज महामहिम, किस्से भारत के राष्ट्रपतियों के। आइए आपको एक मीटिंग में लिए चलता हूं जहां पर पटेल मौजूद हैं अपनी बाजीगरी दिखाने के लिए। 5 अक्टूबर 1949 संविधान सभा की मीटिंग बुलाई गई ताकि ये तय हो सके कि कांग्रेस की तरफ से राष्ट्रपति पद का अगला उम्मीदवार कौन होगा। नेहरू सी राजगोपालाचारी का नाम पेश करने वाले थे। उसके पहले खतो किताबत के सारे कांड हो चुके थे। नेहरू ने अपने भाषण में जैसे ही राजगोपालाचारी की प्रत्याशिता का ऐलान किया, भयंकर शोर शराबा मचने लगा। हर तरफ से विरोध की आवाजें आने लगी। नेहरू भौंचक के रह गए। कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन में, संविधान सभा की किसी भी बहस में उन्हें अपनी किसी भी दलील के विरोध में इस तरीके का विरोध नहीं झेलना पड़ा था। उन्होंने हमेशा की तरह संगठन पर मजबूत पकड़ रखने वाले अपने साथी सरदार पटेल की तरफ देखा। ये मदद की नज़र थी, लेकिन पटेल को पता था कि इस नज़र के पीछे की सियासत क्या है। पटेल ने नज़र घुमा ली। नेहरू समझ गए कि बाजी उनके हाथ से जा चुकी है। उन्होंने अपना भाषण बीच में ही रोक दिया और फिर बारी आई पटेल की, जिन्होंने न सिर्फ प्रस्ताव किया बल्कि ये सुनिश्चित भी किया कि बिना किसी अवरोध के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष, देश के पहले राष्ट्रपति बने। अब तक राजेंद्र बाबू अश्विन नक्षत्र के प्रकरण को भी भूल चुके थे। 26 जनवरी 1950 को 10:24 पर उन्होंने देश के पहले राष्ट्रपति की शपथ ली और उसके बाद परेड का आयोजन हुआ। 3000 सिपाहियों ने राजेंद्र बाबू को सलामी दी, देश के पहले राष्ट्रपति को सलामी दी। आसमान में भारतीय वायुसेना के लिबरेटर विमान उड़ रहे थे और उड़ रही थी इस नए नवेले लोकतंत्र की आकांक्षाएं, जिनकी पहरेदारी का जिम्मा खास तौर पर 3 लोगों के कंधों पर था: डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल। पटेल लगातार कांग्रेस संगठन पर अपनी पकड़ मजबूत करने में लगे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि सत्ता में उन्हें नंबर 2 ही रहना पड़ेगा। ये इसलिए नहीं था कि पटेल कम काबिल थे, ये इसलिए भी नहीं था कि पटेल की अपनी महत्वाकांक्षाएं नहीं थी, ये इसलिए था क्योंकि पटेल ने एक बूढ़े आदमी को एक शपथ दी थी जिसका मान वो हर हाल में रखना चाहते थे। 30 जनवरी 1948 बिड़ला भवन में उपवास करते, प्रार्थना करते गांधी, सर्वधर्म सद्भाव की बात करते गांधी। लेकिन गांधी के सबसे प्यारे राजनीतिक चेले नेहरू की कारगुजारियों से वल्लभ भाई पटेल खुश नहीं थे। वो 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी से मिलने पहुंचे और उन्होंने कहा, मैं इस्तीफा देने वाला हूं। गांधी चौंक गए। दरअसल गांधी को यह पता था कि पटेल के बिना ना तो संगठन चलेगा और ना ही ये सत्ता। नेहरू कितने भी महान क्यों ना हो अपने विचारों को लेकर, जब उन विचारों को यकीनी तौर पर जमीन पर उतारने की बारी आएगी
तो उन्हें सरदार पटेल जैसा साथी चाहिए होगा। गांधी जी ने पटेल से कहा, मेरा इंतज़ार करो, मेरे फैसले का इंतज़ार करो, और जब तक मैं ना कह दूं तुम ये कदम नहीं उठाओगे। गांधी और पटेल की ये बातचीत लंबी चली। नतीजतन गांधी, वक्त के पाबंद गांधी, प्रार्थना सभा के लिए देर से पहुंचे। ये अपवाद जैसा ही था, लेकिन जब वो पहुंचे तो वहां पर एक हत्यारा उनका इंतजार कर रहा था, नाथूराम गोडसे, जिसने महात्मा गांधी की देह में गोलियां उतार दी और राष्ट्र की चेतना और नैतिकता के संरक्षक को मारने की भूल की। गोडसे को लगा होगा कि एक गांधी को मारकर वो इस देश के उच्च महान नैतिक आदर्शों और इसकी आत्मा को मार सकता है। वो भूल गया गांधी एक व्यक्ति नहीं, एक विचार में तब्दील हो चुके थे। और इसलिए आज भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये देश बार बार किसी भी राजनीतिक विचलन का सामना करने के लिए उस मंत्र की तरफ लौटता है जिसका नाम हमारे वक्त में गांधी है। और गांधी का दिया हुआ ये कॉल ही था जो पटेल को भी नेहरू के सारे जंतर मंतरों के बावजूद कांग्रेस और सरकार के साथ बनाए रखने में सफल रहा था। गोविंद निहलानी की फिल्म तक्षक याद है आपको? नहीं याद होगी क्योंकि बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा नहीं चली। उसमें तब्बू का किरदार कभी कभी अपनी डायरी में कविताएं लिखता है। एक कविता की 4 पंक्तियां मुझे अब तक याद हैं। चेहरे सोमनाथ का मंदिर हैं, तोड़ गया गजनवी कोई। सोमनाथ का मंदिर भारत के वैभव का प्रतीक, और इसीलिए बार बार विदेशी आक्रांता गजनवी आता था, इसे लूटता था और ध्वंस करता था। सोमनाथ मंदिर भारत की जिजीविषा का प्रतीक, और इसलिए श्रद्धालु बार बार इस मंदिर का पुनर्निर्माण करते थे। ये सिलसिला मध्यकाल तक चलता रहा और फिर औरंगजेब ने इसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। और इस बार सोमनाथ को अपने पुनर्निर्माण के लिए 2.5 सदी का इंतजार करना पड़ा मुल्क के आजाद होने का बरतानिया हुकूमत से। देश आजाद हुआ तो रियासतों को ये विकल्प दिया गया कि वो या तो भारत के साथ जाएं या पाकिस्तान के साथ। गुजरात की जूनागढ़ रियासत ने पाकिस्तान के साथ जाने का फैसला किया। ये फैसला रियासत के नवाब का था, जो जूनागढ़ रियासत की बहुसंख्यक आबादी, हिंदू आबादी के फैसले के खिलाफ था। सरदार पटेल ने दखल दिया। भौगोलिक दृष्टि से भी यही सही होता कि जूनागढ़ भारत में रहता, और पटेल के दखल के बाद जूनागढ़ के नवाब को देश छोड़कर, हमारा देश छोड़कर जाना पड़ा। ये अचानक जूनागढ़ का जिक्र कैसे आ गया सोमनाथ में? दरअसल सोमनाथ का मंदिर जूनागढ़ रियासत में है। जब नवंबर 1947 में पटेल जूनागढ़ पहुंचे तो उन्हें पता चला कि यहाँ के लोग एक बार फिर से जुट रहे हैं सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए। पटेल ने इस पुनीत कार्य में अपनी सहभागिता का वहीं पर ऐलान किया और वो लोग पहुंचे महात्मा गांधी के पास। गांधी भी लोगों के इस निश्चय से प्रभावित हुए। उन्होंने इस काम के लिए अपनी सहमति दी और एक सुझाव भी दिया कि सोमनाथ का मंदिर सरकारी मदद से ना बने, श्रद्धालुओं की, जनता की मदद से बने, उनके पैसों से बने। लेकिन एक आदमी था जो इन सब चीज़ों से इत्तेफाक नहीं रख रहा था और उस आदमी का नाम था जवाहरलाल नेहरू। तो क्या हुआ, जो नेहरू की कैबिनेट के खाद्य मंत्री कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी को ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी दी गई थी। निर्माण चलता रहा। इस बीच पटेल का निधन हो गया दिसंबर 1950 में, और 1951 में जब एक भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ और उसके स्थापना दिवस समारोह की अध्यक्षता का मौका आया तो मंदिर के ट्रस्ट ने आमंत्रित किया देश के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को। नेहरू को ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने प्रसाद को एक खत लिखा, एक और खत, और क्या लिखा पढ़वाते हैं आपको।
सोमनाथ मंदिर के शानदार उद्घाटन समारोह के दुर्भाग्य से कई और भी सामाजिक असर होंगे। मेरे ख्याल से ये सही समय नहीं था सोमनाथ में बड़े पैमाने पर निर्माण का। इसे बाद में क्रमबद्ध तरीके से किया जा सकता था, फिर भी यह हुआ। मुझे लगता है कि श्रेयस्कर यही होगा कि आप इसके स्थापना दिवस समारोह की अध्यक्षता न करें। प्रसाद नेहरू की इस आपत्ति के बावजूद सोमनाथ मंदिर के उस समारोह में गए और एक सच्चे गांधीवादी की तरह बोले। राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि सोमनाथ की असली भव्य स्थापना तो उस दिन होगी जिस दिन ये देश भारत वापस भव्य बन जाएगा, अपने उस स्वर्णिम आभा को हासिल कर लेगा। प्रसाद ने यह भी कहा कि जब भी दुनिया में राजनीतिक असहिष्णुता दिखाई गई है तब विनाश हुआ है। उनका इशारा सिर्फ गजनवी और औरंगजेब की तरफ नहीं था, उनका इशारा देश में आज़ादी के बाद दिखे सांप्रदायिक तनाव की तरफ भी था। राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि मैं हिंदू हूँ, लेकिन मुझे मस्जिद, दरगाह, चर्च या गुरुद्वारे जाने से गुरेज नहीं है। राजेंद्र प्रसाद ने यह भी कहा कि याद रखिए, सभी धर्म अलग अलग रास्तों की तरह हैं, मंजिल सबकी एक है। राजेंद्र बाबू की कहानी अभी बाकी हैं उनकी सियासी बाजीगरी के कई किस्से उनकी सादगी के भी। आप लगातार बने रहिए thelallanTop.com के साथ, जो लेकर आया है आपके लिए महामहिम किस्से भारत के राष्ट्रपतियों के।